गुड मॉर्निंग। हम लोग चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे, उस दिन बिजली चल गया था, कोई बात नहीं, उसको आज हम लोग पूरा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग आएंगे। देखिए, चार्टर एक्ट जो था, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, तो उस चार्टर एक्ट में यही था कि चार्टर एक्ट जो होता है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको अधिकार देने के लिए, किन क्षेत्रों में व्यापार कर सकती है, इन सब के लिए जो है चार्टर एक्ट बनाया जाता था। और जैसे कि पिछला क्लास में आप लोग थे तो मालूम होगा कि पहला जो चार्टर एक्ट बना था वो 1793 में बना था, और फिर 20 साल के बाद 1813 में बना। तो दो हम लोग क्लियर कर लिए थे, और 1833 का पढ़ रहे थे तो बीच में ही लाइट कट गया था, तो वीडियो हम लोग अधूरा छोड़ दिए थे, लेकिन काम जो है आज हम लोग पूरा कर देते हैं, ठीक है। और फिर आगे इसके बाद जो अधिनियम होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग फिर से चार्टर एक्ट को जहाँ से छोड़े थे वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए, 1833 का चार्टर एक्ट जो है भारतीय शासन व्यवस्था में इसका बहुत दूरगामी असर हुआ। इसमें दो रिफॉर्म हुआ था, एक एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन में, और दूसरा जो है इस चार्टर एक्ट के द्वारा सोशल रिफॉर्म हुआ था, ठीक है। तो उस पर आए हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं कि चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला जो प्रावधान था कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये तो आपको मालूम हो गया कि हर चार्टर एक्ट का पहला प्रावधान क्या होता था कि जो कंपनी होता था उसके जो ये होता अधिकार होता था कि भारत में कब तक व्यापार करेगी, तो हर चार्टर एक्ट में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था। तो 20 वर्ष के लिए नियम बन जाता था, तो अगला जब चार्टर एक्ट आएगा तो 20 वर्ष बाद ही आएगा, समझ गए। तो पहला काम ये हुआ 33 में कि फिर कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया गया, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, आपको बीपीएससी 2008 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या था कि बंगाल के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल जब बने तो पूरे शासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि सब जो अब जो है वो गवर्नर के हाथ में पूरा भारत का शासन आ गया, समझ गए। और पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, विलियम बैटिंग, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि वही बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो ये शासन व्यवस्था का केंद्रीयकरण कर दिया गया, ठीक, ये प्रावधान किया गया था। उसके बाद क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल थे, क्योंकि शासन व्यवस्था का केंद्रीयकरण हो गया, तो उनको पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी अब गवर्नर जनरल जो थे वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकते थे, समझ गए। तो इसका ये प्रावधान था। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के परिषद में 3 सदस्य होते थे, एक चौथे सदस्य को एंट्री दी गई, और वो उसका नाम था विधि सदस्य कहा जाता था। विधि सदस्य जो होते थे गवर्नर जनरल के परिषद में भाग ले सकते थे, बैठ सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं था इनको, ये वोट नहीं दे सकते थे। अब आते हैं कि ये जो है विधि सदस्य, भारत के संविधान में यहाँ से एक पद लिया गया जिसको कहते हैं हम लोग महान्यायवादी, ठीक है। अनुच्छेद किसमें है भारत के संविधान के, अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। तो इससे लिया गया था। अब महान्यायवादी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब आगे, तो डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का वकील होता है। अगर सरकार के खिलाफ किसी भी अदालत में केस चले तो वो जो है सरकार का पैरवी करता है,
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये परिषद में भाग ले सकता था, बात रख सकता था, लेकिन वोट नहीं दे सकता था। सेम है, महान्यायवादी जो होते हैं वो क्या होते हैं कि संसद के बैठक में भाग ले सकते हैं, सरकार का पक्ष ले सकते हैं, लेकिन संसद में जब वोटिंग होगा तो ये महान्यायवादी वोट नहीं देते हैं। समझ गए। अब सवाल हुआ कि क्यों नहीं वोट दे सकते हैं? क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, और संसद में वोट वही देगा जो संसद का सदस्य है। तो समझ गए, ये विधि सदस्य का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1833 में। और इसको अगर तुलना करें तो अभी भारत के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है, 76 में है। समझ गए। आप लोग कमेंट में ये दीजिएगा कि अभी भारत का महान्यायवादी कौन है। इसको कमेंट में दीजिएगा कि भारत का महान्यायवादी अभी कौन है वर्तमान में। ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं कि भारत सरकार के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अगर मामला होगा तो उसकी पैरवी कर सकते हैं, संसद में भी सरकार का पक्ष रख सकते हैं, लेकिन ये वोट जब होगा तो वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, और वोटिंग में केवल सदस्य ही भाग लेता है। समझ गए? ये क्लियर हो गया? ठीक है। अभी ये बताना है आपको कि भारत के महान्यायवादी अभी में कौन है। समझ गए? चलिए एक हिंट दे देते हैं। समझ गए? एक हिंट है कि मेरे नाम से इसका नाम स्टार्ट है। ठीक है। अब आते हैं, के से नाम स्टार्ट है। अब आते हैं हम लोग कि कंपनी के, ये महान्यायवादी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कहाँ से ये आया था अभी। अब आते हैं कि कंपनी के व्यापार को जो है, जो कंपनी का व्यापार जो होता था उसमें जो है 1813 का जो चार्टर एक्ट था ख़त्म कर दिया गया था। कंपनी का एकाधिकार, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के अन्य ब्रिटिश कंपनी भी भारत में व्यापार कर सकते थे। लेकिन क्या था कि दो चीज़ में अभी भी मोनोपोली था, चाय में और चीन में। इस मामले में मोनोपोली था। समझ गए? तो अभी के एक्ट में क्या किया गया कि पूरी तरह खत्म कर दिया गया, यानी कंपनी से चाय भी गया और चीन भी गया। समझ गए? दोनों सेहत के लिए खराब है। समझ गए? तो ये जो है बात खत्म हो गया कि अब क्या कर दिया गया कि कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त, यानी अब कोई भी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, कोई भी कंपनी भारत में किसी भी चीज का व्यापार कर सकती थी। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये एकाधिकार था, तो उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ। ठीक है। अब आते हैं कि हम लोग जब शुरुआत कर रहे थे 1833 का चार्टर एक्ट, तो हम बताए थे कि ये दो काम के लिए था। एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ था, दूसरा सोशल रिफॉर्म भी इस चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। समझ गए? तो अब थोड़ा सा आते हैं कि इस चार्टर एक्ट में क्या सोशल रिफॉर्म हुआ था। इसमें क्या हुआ कि 1834 में, पहले तो आज 1834 में, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि अभी अंग्रेजों का कानून है, अंग्रेजों का कानून है। ये जो अंग्रेजों का कानून था ना, इसमें लॉर्ड मैकाले की बहुत भूमिका थी। जो आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब की धाराएं बनी थी, इसमें मैकाले की भूमिका थी। किस तरह से? ये तो जो अंग्रेजों का कानून जो बात करते हैं वो दरअसल अंग्रेजों का कानून नहीं, ये मैकाले का कानून था। समझ गए? तो उसने जो है विधि आयोग का गठन हुआ, और उसमें किस तरह से भारत में पुलिसिंग काम करेगा
जाएगा, उसके लिए इन्होंने काम किया था। और मैकाले का एक और योगदान था, भारत की शिक्षा व्यवस्था में मैकाले के द्वारा बहुत बड़ा चेंज किया गया। और कहिए कि आज हम लोग पूरे दुनिया में जो है भारतीय जाके काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें मैकाले का योगदान था। उसने अंग्रेजी शिक्षा को जो है ये शिक्षा का माध्यम बनाया। बहुत लोग उसको विरोध कर रहे थे कि देसी भाषाओं का जो है इस मैकाले नीति के मैकाले के द्वारा क्या हुआ, भारतीय भाषाओं को जो है तहस नहस कर दिया गया। लेकिन इसका पॉजिटिव देखिएगा तो अंग्रेजी का जब प्रसार हुआ और भारतीय जो है अंग्रेजी में पढ़ाई करके पूरे अब्रॉड में अगर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मैकाले का योगदान है। इसको नहीं इनकार किया जा सकता है कि अगर अंग्रेजी का वो व्यवस्था लाया, तो इसमें जो है अभी जो भारत के लोग पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं, तो बस एक ही कारण है, नॉलेज तो है उनके साथ। नॉलेज होने से जो है बाहर काम नहीं मिलता है, उसके लिए अंग्रेजी आना जरूरी है, समझ गए। तो ये मैकाले का योगदान था, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, समझ गए। तो राजा राम मोहन राय एक आंदोलन चला रहे थे सती प्रथा को खत्म करने के लिए, ठीक है। और राजा राम मोहन राय के आंदोलन से कन्विंस उन्होंने क्या किया कि विलियम बेंटिक को कन्विंस किया, और विलियम बेंटिक ने फाइनली भारत में सती प्रथा जो है वो खत्म कर दिया गया। तो सती प्रथा का उन्मूलन इस 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था, समझ गए। सती प्रथा सबको जानते थे कि हस्बैंड के डेथ के बाद जो होता था वाइफ को जिंदा जला दिया था। बहुत ही क्रूर एक सोशल ट्रेडिशन था, समझ गए, परंपरा के नाम पे। तो उसको इन्होंने ये किया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक और बोले कि इसमें सोशल रिफॉर्म बहुत हुए थे, ये सोशल रिफॉर्म था, ठीक है। ये सामाजिक सुधार जो था ये किया गया, सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या था कि अधिकारियों के चयन में धर्म, जन्म स्थान और मूल स्थान रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या हुआ कि अधिकारी का जब चयन होता था तो उसमें क्या होता था कि देखा जाता था कि कहाँ वो पैदा लिया है, किस धर्म का है, स्थान क्या है, रंग क्या है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट, इसके रिलीजियस बेसिस पर, बर्थ प्लेस के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, इसको खत्म कर दिया गया। और आपको बता देते हैं कि एक ऐसा अनुच्छेद हम लोग के यहाँ 15 है अनुच्छेद, ये तो सिर्फ अधिकारियों के लिए था। लेकिन अनुच्छेद 15 में क्या है कि किसी भी भारत में जो नागरिक है उसमें क्या होता है कि धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, उसके बाद जन्म स्थान, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जो लोगों को मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 15, ठीक है। तो जब सीएए आया था तो ये हो रहा था कि सरकार जो है इसके अनुसार पर जो ये कर रही है, किसी एक धर्म को जो है ये उसको जगह नहीं दे रही है, तो ये जो है अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। लेकिन एक बात और बता दें कि अनुच्छेद 15 जो है भारतीय नागरिकों के लिए है, और सीएए जो था वो भारतीय नागरिकों का नहीं था बल्कि भारत के पड़ोसी देशों के लिए था। तो ये जो है फिर यहाँ तो सिर्फ अधिकारियों के लिए था, लेकिन अनुच्छेद 15 में हम लोग देखते हैं तो अनुच्छेद 15 में क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, बर्थ प्लेस, रिलीजन, ठीक है, जेंडर, यानी धर्म, जाति और उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये इसमें भी एक प्रावधान ये लाया गया कि जो भी अधिकारी होगा, जैसे हम लोग के यहाँ है सरकारी नौकरियों में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तो ये जो है
1833 का चार्टर एक्ट था। समझ गए? ये बात यहाँ तक हम लोग समझ गए कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या आया था। समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, जो कि भारत का ये जो है अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद चार्टर एक्ट खत्म हो गया। क्यों हो गया चार्टर एक्ट खत्म? क्योंकि इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही खत्म हो गया। तो जब कंपनी का शासन खत्म हो गया तो चार्टर एक्ट बनाने का जरूरत नहीं था। इसके बाद ब्रिटिश संसद के अधीन जो है वो भारत का शासन व्यवस्था आ गया, जो आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? और इसको आगे हम लोग बढ़ाएं इस वीडियो को। इसके लिए जो जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? और कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है? तो आगे हम लोग जब चलते हैं इसमें, ठीक, 1853 का चार्टर एक्ट, ये भारत का अंतिम चार्टर एक्ट था। ये भारत का नहीं, मतलब ये अंतिम चार्टर एक्ट था जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है? और क्यों अंतिम था समझ में आ गया होगा कि कंपनी का शासन ही खत्म हो गया, तो कंपनी के लिए ही तो चार्टर एक्ट बनता था। तो जब कंपनी खत्म तो चार्टर एक्ट खत्म। समझ गए? अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे आते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था। 1853 के चार्टर में जो है पहला काम हुआ था कि विधायी और प्रशासनिक काम दोनों को अलग कर दिया गया। समझ गए? यानी विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को पृथक कर दिया गया। समझ गए? ये काम हुआ, विधायी और प्रशासनिक काम दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ इस चार्टर एक्ट में कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जो पहले क्या होता था कि नॉमिनेट किया जाता था, उसके लिए अब नॉमिनेट नहीं हुआ। भारत में पीसीएस एग्जाम का शुरुआत भी यही है, 1853 का चार्टर एक्ट। समझ गए? कि यहाँ पे जो हो गया, अब प्रतियोगिता परीक्षा का आधार बनाया गया। यानी कंपनी में शामिल होने के लिए, अधिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है? जैसे हम लोग परीक्षा देते हैं, सब आप लोग दिए होंगे रेलवे का एग्जाम, लेकिन रिजल्टे में गड़बड़ हो गया है ना, 4 जगह एक स्टूडेंट का दे दिया है। अच्छा, उसके लिए भी कैंपेनिंग हम लोग चलाएंगे। पर यहाँ पे समझ में आ गया कि अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो नॉमिनेट होता था वो नॉमिनेट नहीं होने लगा। वो क्या हो गया कि अब उसको एग्जाम का आधार बनाया गया कि कैसे एग्जाम के द्वारा कंपनी का कर्मचारी बनेगा, किसी के रहमो करम पे नहीं, नॉमिनेट पे नहीं बनेगा। समझ गए? तो देखिए यहाँ से पीसीएस मतलब भारत में जो है ये आधार था एग्जाम का। समझ गए? तो अब जो हो गया प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कंपनी के अधिकारी बन सकते थे, ना कि किसी के रहमो करम पर बन सकते थे। ठीक है? उसके बाद क्या किया गया कि ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि भारत में कभी भी कंपनी के शासन को खत्म कर सकता है। समझ गए? यानी कि उनको अंदेशा हो गया था कि अब कंपनी सक्षम नहीं है, अब कंपनी से शासन भारत में नहीं चलेगा, अब जो है ब्रिटिश संसद ही भारत में शासन चलाएगी। तो ये पहले से ही दे दिया गया था और ये अंतिम चार्टर एक्ट था। क्यों था? क्योंकि भारत में कंपनी का शासन ही खत्म हो गया और बनता किसके लिए था? कंपनी के लिए। और ये पहले से अंदेशा हो गया था। हुआ क्या कि इसका आधार भी तैयार हो गया। 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 का विद्रोह, और इस विद्रोह के बाद जो है वो भारत में कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब ब्रिटिश संसद के अधीन जो है भारत में शासन स्थापित हो गया। तो जब हम लोग इसको शुरुआत किए थे तो 2 पार्ट में बांटे थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का शासन और दूसरा ब्रिटिश संसद के अधीन शासन। तो अभी हम लोग का आज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन जो था वो खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश संसद के अधीन जो है कौन से अधिनियम बने और क्या सुधार हुआ। ठीक है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर करिए। ठीक है? उसके बाद सब्सक्राइब करिए। आगे जो है हम लोग अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि ये ब्रिटिश संसद के अधीन कैसे भारत में संवैधानिक विकास हुआ। ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार।